राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर जिले के अडलाज शहर में गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहल की शुरुआत करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजी के ज्ञान को बौद्धिक होने की निशानी के रूप में माना जाता है, जबकि अंग्रेजी केवल संवाद का माध्यम है। प्रधानमंत्री ने कहा 5G सेवा स्मार्ट सुविधाओं, स्मार्ट क्लासरूम और स्मार्ट शिक्षण से आगे जाएगी। यह हमारी शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर पर ले जाएगी। आज गुजरात अमृत काल की अमृत पीढ़ी के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा कदम उठा रही है। विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के निर्माण की तरफ ये एक मील का पत्थर सिद्ध होने वाला है। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, इसके शुभारंभ पर मैं सभी गुजरात वासियों को, सभी अध्यापकों को, सभी युवा साथियों को, इतना ही नहीं आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हाल ही में देश ने मोबाइल और इंटरनेट की 5th जनरेशन यानी 5G के युग में प्रवेश किया है। हमने इंटरनेट की 1st G से लेकर 4G तक की सेवाओं का उपयोग किया है। अब देश में 5G बड़ा बदलाव लाने वाला है। हर जनरेशन के साथ सिर्फ पीढ़ी नहीं बढ़ी है, बल्कि हर जनरेशन ने टेक्नोलॉजी को, जीवन को करीब से करीब हर पहलू के साथ जोड़ा है। साथियों, इस प्रकार हमने देश में स्कूलों की भी अलग अलग जनरेशन को देखा है। आज 5G, स्मार्ट सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीचिंग से आगे बढ़कर हमारी शिक्षा व्यवस्था को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी ताकत को भी हमारे छोटे छोटे बाल साथी, हमारे विद्यार्थी स्कूलों में बड़ी आसानी से अनुभव कर पाएंगे। मुझे खुशी है कि इसके लिए गुजरात के इस मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर पूरे देश में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण और सबसे पहला कदम उठा दिया है। मैं भूपेंद्र भाई को, उनकी सरकार को, उनकी पूरी टीम को भी साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बीते 2 दशकों में गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है वो अभूतपूर्व है। 1 दशक पहले ही गुजरात के 15,000 स्कूलों में टीवी पहुंच चुका था। 20,000 से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर एडेड लर्निंग लैब्स, ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं बहुत साल पहले गुजरात के स्कूलों का अभिन्न अंग बन गई थी। आज गुजरात में 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स और 4 लाख से अधिक टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस होती है। नए प्रयोगों के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज गुजरात के 20,000 स्कूल शिक्षा के 5G दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के तहत इन स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम,
1 लाख से अधिक स्मार्ट क्लासरूम, इसको आधुनिक रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों में आधुनिक डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही, ये बच्चों के जीवन, उनकी शिक्षा में व्यापक बदलाव का भी अभियान है। यहां बच्चा को सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हर पहलू, हर पक्ष पर काम किया जाएगा। यानी विद्यार्थी की ताकत क्या है, सुधार की गुंजाइश क्या है, इस पर फोकस किया जाएगा। अब गुजरात को बधाई इसलिए है कि उसने इस 5G की ताकत को समझते हुए इस आधुनिक शिक्षा, इसका बहुत बड़ा मिशन एक्सेलेंसी के लिए किया है। ये गुजरात के भाग्य को बदलने वाली चीज है। साथियों, एक बार फिर मैं गुजरात के विद्या जगत को, गुजरात की भावी पीढ़ी को, उनके माता पिता को आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर, यह महत्वपूर्ण अवसर है साथियों, इसके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भूपेंद्र भाई और उनकी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। सीएम योगी ने कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल में 20 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से बने 3.50 किलोमीटर लंबे बाईपास एवं 2 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल के कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास कार्यों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपस्थित जनसमूह को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में जब नगर पंचायतों का गठन किया जा रहा था तो जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक कस्बा संग्रामपुर उनवल को उस समय प्रदेश की पहली नगर पंचायत के रूप में गठित किया गया। इस नगर पंचायत के अपने भवन के लिए 2 करोड़ 12 लाख तथा अन्य विकास कार्यों के लिए 12 करोड़ 85 लाख भी स्वीकृत किए गए। दीपावली के पूर्व कस्बा संग्रामपुर को अपना कार्यालय भवन और बाईपास का उपहार मिला है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके लिए मंगलमय हो, इसकी भी कामना करता हूं। कस्बा संग्रामपुर गोरखपुर का सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक हुआ करती थी। जब 2017 में नगर पंचायतों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रदेश के अंदर कस्बा संग्रामपुर को नगर पंचायत के रूप में गठन किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि उस समय श्री उमाशंकर सानी को यहाँ पर नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में बना करके नगर पंचायत के विकास की अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य आप सब ने किया है। मैं इसके लिए पूरे उनवल उर्फ कस्बा संग्रामपुर के आप सभी भाइयों बहनों को और आसपास के गांवों के सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नगर पंचायत गठन होने के साथ ही आप सब जानते हैं कि जिस समय यह गठन हुआ था, ये 29 जून 17 का दिन था और उस समय यहां फिर कर्मचारी दिए गए, धनराशि स्वीकृत हुई, जिसमें यहां के नगर पंचायत भवन के लिए 2 करोड़ 12 लाख रुपए और नगर पंचायत के विभिन्न कार्यों के विकास के लिए 12 करोड़ 85 लाख रुपए स्वीकृत हुए। मुझे प्रसन्नता है आज जब मैंने यहां पर देखा है कि अकेले कस्बा संग्रामपुर में नगर पंचायत बनने के बाद 4168 गरीबों को एक एक आवास मिला है और आवास का लाभ अभी कुछ लोगों को हम लोगों ने यहां पर उसकी व्यवस्था भी दी। इनमें से अब तक 2692 मकान पूर्ण हो चुके हैं और बाकी स्वीकृति की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ठेला खोमचा लगाने वाले लोगों के लिए भी 329 ऐसे लोगों को इसकी सुविधा प्राप्त हुई है। स्वच्छ भारत मिशन में 750 लोगों को शौचालय भी प्राप्त हुआ है और 7 सामुदायिक शौचालय की संख्या, एक सार्वजनिक शौचालय, एक पिंक शौचालय की व्यवस्था भी यहां पर हुई। इस नगर पंचायत में वर्तमान में 338 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 152 को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ भी यहां प्राप्त हो रहा है। आज विकास की इन सभी प्रक्रियाओं के साथ आपके साथ जुड़ने के लिए मैं स्वयं यहां पर आया हूं, क्योंकि 2009 में कस्बा संग्रामपुर गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का भाग बना था और हरिबाबू हैं, चाहे वह शिव कुमार हैं, उमा शंकर सानी हैं या यहाँ के सभी जो कार्यकर्ता थे, ये सभी लोग तब से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए जब प्रदेश के अंदर पहली नगर पंचायत बनानी थी तो हम लोगों ने इसी कस्बे को, इसी गांव को नगर पंचायत बनाया और आज आपने देखा होगा नगर पंचायत बनने के बाद यहाँ का विकास प्रारंभ हुआ। यहाँ पर 20 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ का बाईपास का निर्माण भी हो गया है, गरीबों को आवास भी मिल रहे हैं, विकास की अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी अब यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ का बाईपास भी बनकर के तैयार हो गया है और नगर पंचायत भवन भी आपको बन गया है। इन दोनों की और यहाँ पर सभी विकास कार्यों की एक बार फिर से मैं आप सबको बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम विकास के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तेलंगाना राष्ट्र समिति के पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़ बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भाजपा महासचिव व तेलंगाना के प्रभारी तरुण चुग और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में गौड़ ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। राज्य में 3 नवंबर को मुनुगोडे विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले गौड़ का भाजपा में शामिल होना उनके लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में तेलंगाना के प्रमुख राजनीतिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्यता ग्रहण करी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकास के लिए पारदर्शिता के साथ काम करने वाली सरकार केंद्र में चल रही है। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और दृष्टिकोण से गांव तक, गरीबों तक सरकार की लाभकारी योजनाएं पहुंच रही हैं। लेकिन हम जानते हैं कि तेलंगाना राज्य में ये योजनाएं केवल हैदराबाद तक नहीं रुक जाती, हैदराबाद में भी एक मकान से आगे नहीं जाती और इसलिए तेलंगाना में नीचे तक
लोगों के मन में लोकतांत्रिक तरीके से विकास करने वाली सरकार के लिए एक प्रबल आकांक्षा है। ये हमने तब भी देखा जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष बांडी संजय जी ने पूरे प्रदेश की यात्रा करी, और मैं तो पूरी तेलंगाना की टीम को बधाई देना चाहता हूं कि तेलंगाना के केसीआर ने अलोकतांत्रिक तरीके से सारे नियमों को धता बताते हुए उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया, वो ये मानसिकता को दर्शाता है कि तेलंगाना में भ्रष्टाचारी नहीं तानाशाही वाली सरकार भी है, जिसमें लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं है। हम जानते हैं एटेला राजेंद्र जी यहां पर बैठे हैं, उपचुनाव वो एक जीत कर आए हैं, एक दूसरा और उपचुनाव होने जा रहा है, और मेरा वहां मनुगुडू भी जाने का मेरे को अवसर मिला था पिछले हफ्ते ही। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो अलोकतांत्रिक तरीका करना है केसीआर सरकार ने कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस उपचुनाव को भी भारी बहुमत के साथ जीतने जा रही है। और इसलिए तेलंगाना के प्रमुख राजनीतिक दलों से भी जो बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में जुड़ करके तेलंगाना के विकास के लिए संघर्ष करें। जिस उद्देश्य के लिए तेलंगाना बना था, तेलंगाना के उस उद्देश्य से केसीआर ने भटकाने का काम किया। वहां पर दलित बंधु योजना चलती है, लेकिन टीवी के विज्ञापन पे जमीन पे दलितों तक वो चीज नहीं पहुंचती है। वहां तक ओबीसी के बच्चों को जो सर्विस देने की बात आती है तो लिस्ट नहीं बनती, उनको सर्विस नहीं मिलती। सामान्य समाज में भी जो लोग हैं उनको पता है कि तेलंगाना में अल्पसंख्यक आरक्षण जैसा नया शफूगा छोड़ करके वो केवल माइनॉरिटी की राजनीति का काम करते हैं, लेकिन समाज के किसी भी वर्ग को सही चीज मिले इसके लिए मुख्यमंत्री काम नहीं करते। और इसलिए हम सब मिलकर के जो आज हमारा प्रदेश में तेलंगाना में जो राजनीतिक विषयों से को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा ये मानना है आने वाले चुनाव में भी तेलंगाना की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तेलंगाना का ये उपचुनाव हम जीतेंगे और उसके बाद तेलंगाना का चुनाव जीत करके वहां कमल की सरकार ला करके केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार बनाकर तेलंगाना के विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प आज हम सबकी सदस्यता ग्रहण पर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे मेरा अच्छा नारा सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये नारा ऐसी चीज है गायत्री मंत्र का जैसी है। ये नारा से प्रभावित होके तेलंगाना కూడా అందరి తెలంగాణ అభివృద్ధి కల తెలంగాణ, కొందరి తెలంగాణ కాదు అందరి తెలంగాణ అభివృద్ధి తెలంగాణ, सबका तेलंगाना स्वास्थ्य तेलंगाना। इस संदर्भ में सभी को मेरा धन्यवाद है। मैं ये बोल सकता हूं, मैं दिल से पूरा लगन के साथ तेलंगाना प्रगति के लिए और देश का प्रगति के लिए मेरा पूरा जीवित अपना देश का प्रगति के लिए काम करूंगा। ये मौका मेरे को दिया, सबको मैं बहुत धन्यवाद। आज यानी 19 अक्टूबर को दिल्ली संवाद और विकास आयोग के गठन को 7 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीडीसीए की उपलब्धियां गिनवाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, सरकार चलाते समय हम देखते हैं कि मंत्री और अधिकारी इतने ज्यादा मशगूल होते हैं कि नई योजनाओं को डिजाइन करने का उनके पास टाइम नहीं होता। उसकी कमी को पूरा करने के लिए इसका गठन किया गया था। अगर नया प्रोजेक्ट या नई योजना लानी है तो उस पे सोचने का सारा काम डीडीसी करता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जितनी योजना चलाती है वो सब सफल होती है। अन्य सरकारों की योजना अच्छी तो होती है लेकिन कामयाब नहीं होती। सीएम केजरीवाल ने कहा कि डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन 3 स्टेज पर काम करता है, जिनमें डीडीसी योजना को अच्छे से डिजाइन करता है, योजना के लागू होने पर नजर रखता है कि वो सही चल रही है या नहीं, कुछ कमी दिखाई देती है तो उसे ठीक करने का काम करता है। डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन, ये एक नया प्रयोग हमने अपनी सरकार में किया था। अक्सर सरकार चलाते टाइम हम लोग देखते हैं जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के कामों में इतने ज़्यादा मशगूल होते हैं
कि अगर कोई नई योजना लेके आनी हो तो उसके बारे में उस पे पूरी रिसर्च करके, लोगों से बात करके, एक्सपर्ट से बात करके उस योजना को डिज़ाइन करने का अक्सर किसी के पास टाइम नहीं होता। इसी वजह से अधकच्ची योजनाएं बनाई जाती हैं सरकारों में, अधकच्ची योजनाएं लागू करते हैं और फिर वो योजनाएं फेल हो जाती हैं। उस कमी को पूरा करने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। आज से 7 साल पहले डीडीसी, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन का गठन किया गया, जिसका काम केवल और केवल ये था कि अगर सरकार में हमें कोई नई चीज़ करनी है, नई योजना लेके आनी है, नया प्रोजेक्ट लेके आना है, उस पे सारा सोचने का काम, उसको डिज़ाइन करने का काम, उस पे सलाह करने का काम डीडीसी करेगा। आज मैं समझता हूँ एक चीज़ जो देखने में आती है कि दिल्ली सरकार जितने काम करती है, दिल्ली सरकार जितनी योजनाएं चलाती हैं, वो अक्सर सफल होती हैं। बाकी सरकारों में देखा गया कि सरकारें योजनाएं तो बहुत अच्छी अच्छी लाती हैं, लेकिन वो सारी योजनाएं ज़मीन पे जाके फेल हो जाती हैं। दिल्ली सरकार में जो योजनाएं, हमारे प्रोजेक्ट्स जो बहुत ज़मीन पे जाके सफल होते हैं, उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं डीडीसी को देना चाहता हूँ। उसका कारण ये है, 3 स्टेज पे डीडीसी काम करता है। पहली स्टेज उस योजना को और उस प्रोजेक्ट को अच्छे से डिज़ाइन करता है। एक तरफ एक्सपर्ट से बात करता है, दूसरी तरफ जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करता है और उनसे बात करके उस एक मजबूत योजना या मजबूत प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जाता है। दूसरा, जब उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके ऊपर नज़र रखता है डीडीसी, सही चल रहा है, सही नहीं चल रहा है। अक्सर सरकारों के पास टाइम नहीं होता, लागू कर दिया, डीएम को बोल दिया, डीसी को बोल, चल रहा है, उस पर सुपरविजन का टाइम नहीं होता, वो डीडीसी करता है। और तीसरी चीज़, जब इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है उसमें अगर कुछ कमियां दिखाई देती हैं, उन कमियों के बेसिस पे उसको, प्रोजेक्ट को ठीक करते रहने का काम भी डीडीसी करता है ताकि वो सुचारू रूप से काम कर सके। मैं आपको कुछ एक, वैसे तो आज हम रिलीज़ कर रहे हैं, 7 साल डीडीसी के पूरे हुए हैं और 7 सालों में 70 से ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने लागू किए, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कुछ एक जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे वो देना चाहता हूँ। जैसे कोरोना का टाइम हुआ, कोरोना के टाइम पे डीडीसी ने बहुत शानदार काम किया। मैंने जैस्मिन साहब को फ़ोन किया, जैस्मिन डीडीसी के वाइस चेयरमैन हैं। मैंने डीडीसी जैस्मिन को फ़ोन किया कि एक तरफ तो मजदूर लोग, बच्चे, युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, और दूसरी तरफ बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं, बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे हैं जो कि बंद हो रहे हैं क्योंकि उनके पास काम करने वाले नहीं हैं, वो रोज़गार देना चाहते हैं। तो इन दोनों की मैच मेकिंग कैसे की जाए, इस पे डीडीसी ने काम करके एक शानदार रोज़गार पोर्टल का तैयार किया और उस रोज़गार पोर्टल के ज़रिए 10 लाख से भी ज़्यादा, बहुत से भी कहीं ज़्यादा नौकरियां तैयार हुई। खूब सारे युवाओं को नौकरियां मिली और नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले, इनका संगम जो है डीडीसी ने कराया। इसके बाद हमने कोरोना के टाइम में एक स्कीम निकाली थी कि कोरोना के टाइम पे लोगों की रोज़गार ख़त्म हो गए थे, घर में खाने को नहीं था, पैसे नहीं थे। सो हम ये चाहते थे कि कोई भी भूख से नहीं मरना चाहिए। तो एक तरफ वो लोग थे जिनको राशन मिल रहा था राशन की दुकानों पे, एक तरफ वो लोग थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था लेकिन गरीब थे, उन तक राशन पहुंचाने के लिए फ्री राशन देने की हमने योजना बनाई। अब इसमें बहुत चैलेंजेस थे। अगर हम कह देते भाई कोई भी जाके फ्री राशन ले लो, तो वहाँ तो भीड़ मच जाती, वहाँ पे तो मारकाट मच जाती, एक एक आदमी 10-10 बार भी ले सकता था। इन चीज़ों को टैकल करने के लिए ई कूपन का सिस्टम इजाद किया गया जो पूरा डीडीसी ने बनाया और उसको मॉनिटर किया। दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, जिसकी चारों तरफ दुनिया भर में, केवल देश नहीं दुनिया भर में इतनी तारीफ हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की, ये 1.5 साल तक डीडीसी ने जितने स्टेक होल्डर्स थे, जितने इसमें एक्सपर्ट्स थे, सबके साथ बहुत ज़्यादा रिगरस कंसल्टेशंस की है। ये कंसल्टेशंस नॉर्मल सरकारों के अंदर करना संभव नहीं होता कि अफसर इतने सारे कंसल्टेशंस कर रहे हैं। उन कंसल्टेशंस के बाद एक रॉबस्ट दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई जो कि बहुत सफल हो रही है। डीडीसी ने 7 साल के अंदर बहुत शानदार काम किया है। मैं
प्रार्थना करता हूँ वो आगे भी इसी तरह से सरकार को और देश के लोगों की सेवा करते रहे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें कही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहले तो शशि थरूर को बधाई दी और शुभकामना दी। उसके बाद उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी आभार जताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि देश तानाशाही की भेंट नहीं चढ़ सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की रक्षा की है, लेकिन आज हर संस्थान को तोड़ा जा रहा है। सोनिया गांधी का आभार जताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनका कार्यकाल याद किया जाए। उन्होंने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। उनके नेतृत्व में हमने केंद्र में 2 बार अपनी सरकार बनाई। आजादी के 75 साल के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की। आज जब डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाकर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एग्जाम्पल पेश किया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव के सफल आयोजन के लिए मैं पार्टी के सभी डेलीगेट्स, सीनियर लीडर्स, वर्कर्स और जो कोई भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं। आप सबने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेकर कांग्रेस को मजबूत किया है। मेरे साथी श्री शशि थरूर को भी शुभकामना देता हूं। एक दूसरे से हम मिलकर अपना जो आगे पार्टी को बढ़ाने का भी जो कुछ कोऑपरेशन मैंने भी पूछा और उन्होंने भी हंसते हुए ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमको मिल के काम करना है ये कहा, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मैं श्रीमती सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूं। सोनिया जी ने पर्सनल सैक्रिफाइस कर 23 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के अपने खून पसीने से सींचा है। सोनिया जी की लीडरशिप में न केवल हमने 2 बार केंद्र में सरकार बनाई, बल्कि अनेकों राज्यों में कांग्रेस को रिवाइव किया और राज्यों में भी सरकार उन्होंने बनाई। उनका कार्यकाल इतिहास में याद रखा जाएगा, जो इतने लंबे समय तक पूरा कार्य करके पार्टी को एक शक्ति दी। आज देश में सबसे बड़ी समस्या कमरतोड़ महंगाई यानी इन्फ्लेशन, भयंकर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ते जा रही है और सरकार के द्वारा देश में फैलाई जाने वाली नफरत, देश की इन समस्याओं के खिलाफ जन आंदोलन तैयार करने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। आज पूरा देश उनके संघर्ष से जुड़ रहा है। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा,
सब बराबर हैं। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना है। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म का चोला ओढ़कर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। हम संगठन को भी मजबूत करेंगे और इन चुनौतियों से भी लड़ेंगे। दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हुक्मरान सरकार बातें तो बहुत करते हैं पर काम कुछ नहीं होता और असलियत में उनके चरित्र को 4 शब्दों में अगर मैं बताऊं कि ये है खोखला चना बाजे घना। दोस्तों, हमारा मानना है कि देश एक तानाशाही की सनक की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। हमें इकट्ठे होकर इन विनाशकारी ताकतों को हराना है। मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। गुजरात चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात दौरे की दूसरे दिन प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में परिवर्तन की आंधी चल रही है। मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों से बात करते हुए स्कूलों की स्थिति पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि गुजरात में स्कूलों की हालत काफी खराब है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी आज पहली बार गुजरात के बच्चों के साथ स्कूल जाकर बैठे। अगर 27 साल पहले ये शुरू कर दिया होता तो आज गुजरात के हर एक बच्चे को, शहर से लेकर गांव तक के हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिल रही होती। दिल्ली में 5 साल में हो सकता है तो गुजरात में भाजपा 27 साल से सरकार में है। साथियों, पूरे गुजरात में इस वक्त एक परिवर्तन की आंधी चल रही है। हर तरफ ये बात हो रही है कि अब की बार परिवर्तन लेके आना है। मैं पिछले दिनों 6 दिन की नॉर्थ गुजरात की यात्रा पे था और छोटे छोटे कस्बों में मैं गया, गांव में गया, हर जगह यही आवाज़ है कि इस बार बदलाव लेके आना है, इस बार परिवर्तन लेके आना है। 2 दिन से मैं यहाँ हूँ, यहाँ भी यही सुनने को मिल रहा है, इस बार परिवर्तन लेके आना है, इस बार बदलाव लेके आना है। यही माहौल मुझको पंजाब में दिखाई देता था, यही माहौल दिल्ली में भी दिखाई देता था कभी, कि लोगों को परिवर्तन लाना है। आज मुझे गुजरात के कोने कोने से भी यही आवाज़ सुनाई दे रही है कि 27 साल हो गए, 27 साल में ना शिक्षा पे काम देखा, ना स्वास्थ्य पे काम देखा। स्कूल बदहाल होते चले गए, अस्पताल बदहाल होते चले गए, नौकरियां बदहाल होती चली गई, पेपर फूटते चले गए, व्यापार लोगों का नीचे आता चला गया, छोटे छोटे दुकानदार दुखी हैं, बिजली महंगी होती चली गई। तो इसलिए आज आम आदमी पार्टी से लोग एक उम्मीद लगा के बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी से एक उम्मीद लगा के बैठे हैं पूरे गुजरात में कि इस बार परिवर्तन करके आम आदमी पार्टी को लाएंगे। कल मैं अहमदाबाद के एक रेस्टोरेंट में था, वहाँ पे एक साथी मुझे मिले, एक वहीं खाना खा रहे थे। बोले साहब, मैं परिवर्तन तो पिछले 10 साल से लाना चाह रहा हूँ, लेकिन 10 साल से मैं ला नहीं पाया क्योंकि मैं भाजपा को वोट देता था, कांग्रेस मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कभी बदला नहीं। मैं परिवर्तन लाना चाहता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी आ गई है मैदान में, हम आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, केजरीवाल जी को। रात को ट्रेन में बैठे सोमनाथ के लिए, वहाँ भी हमारे बाजू वाली सीट पे जो लड़का था, वडोदरा का एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो कह रहा है कि इस बार वडोदरा के युवाओं में मैं देख रहा हूँ कि बहुत परिवर्तन की लहर है, कि इस बार परिवर्तन लेके आना है। मैंने पूछा क्यों, युवा क्यों बदल रहा है? तो उसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। बोला जी, इनको अहंकार आ गया है, ये काम नहीं करते, गुंडागर्दी करते हैं और अहंकार आ गया है कि इनको कोई हटा नहीं सकता, इसलिए हम इस बार इनको हटाएंगे, इनको हम बदलाव लेके आएंगे। आप लोगों का आना इसलिए हमारे लिए अच्छा है। दिल्ली के स्कूल का काम तो सारे देश में बोल रहा है, दुनिया भर में बात हो रही है उसकी, गुजरात के भी गांव-गांव में बात हो रही है। आज बड़ा इंटरेस्टिंग था, आपसे थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के गांधीनगर के एक स्कूल में गए उसका उद्घाटन करने। पहला मिशन एक्सेलेंस स्कूल गुजरात में बनाया है। उसमें उन्होंने बच्चों के साथ ठीक वैसे ही बैठ के फ़ोटो खिंचवाए जैसे
पिछले 7 साल से मैं या अरविंद केजरीवाल जी कहीं स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे जाके हम लोग बच्चों से बैठते हैं, बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं। वहीं बैठ के उन्होंने बच्चों की डेस्क पे बैठ के फ़ोटो खिंचवाया। अच्छा लगा देख के कि देश के प्रधानमंत्री जी आज बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये काम 27 साल पहले कर लिया होता तो आज गुजरात के हर बच्चे को, शहर के हर बच्चे को, गांव के हर बच्चे को, सौराष्ट्र से लेके नॉर्थ गुजरात से लेके गुजरात के गांव-गांव तक हर बच्चे को शानदार स्कूल मिल गए होते अगर प्रधानमंत्री जी ये काम 27 साल पहले कर लिया होता। आज जब गुजरात की जनता चुनाव में परिवर्तन ला रही है तब आप सरकारी स्कूल में जाके बैठ रहे हो बच्चों के साथ में। लेट हो गए, लेट कर दिया। ये काम 27 साल पहले करते तो आज गुजरात के एक एक बच्चे का बहुत भला हो जाता। अगर 5 साल में दिल्ली में हो सकता है तो 27 साल में गुजरात में तो स्कूलों की हालत कहीं से कहीं पहुंच सकती थी। आज गुजरात के स्कूलों में 44 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और 56 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनके माता पिता इसलिए दुखी हैं कि वो लुटने को मजबूर हैं। प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है। और जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं वो इसलिए दुखी हैं, उनके माता पिता इसलिए दुखी हैं कि वहाँ कोई भविष्य नहीं बन रहा, उनका भविष्य खराब है। सरकार के 48,000 स्कूल हैं गुजरात में, पूरे गुजरात में। आज प्रधानमंत्री जी एक मिशन एक्सेलेंस का उद्घाटन करके आए हैं ना। मुझे लग रहा है जब 27 साल बाद भाजपा के शासन में पहला अच्छा स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि 48,000 सरकारी स्कूलों में से हमने एक एक स्कूल की मैपिंग की है। पूरे गुजरात के एक एक स्कूल की मैपिंग की है आम आदमी पार्टी की टीम ने। कहाँ, किस गांव में किस स्कूल की क्या हालत है, कितने कमरे हैं, कितने टूटे पड़े हैं, किसका छप्पर टूटा पड़ा है, किसका छत टपक रही है, कहाँ टीचर है। 48,000 स्कूलों में से 32,000 स्कूलों की हालत खराब है। और इन 32,000 में से 18,000 स्कूल तो ऐसे हैं गुजरात सरकार के जिनमें कमरे नहीं हैं, टूटे पड़े हैं या है ही नहीं बैठने के लिए। मेरी गुजरात के एक एक वोटर से अपील है कि ये तरह तरह के हथकंडे चलाएंगे। अभी अगले 40 दिन चुनाव, 50 दिन चुनाव में हैं। बहुत झूठ बोलेंगे, बहुत षड्यंत्र करेंगे। सुदान भाई के बारे में, जगमल भाई के बारे में, प्रवीण भाई के बारे में खूब बोलेंगे। इनकी शर्ट का रंग ऐसा क्यों था, बोलेंगे ये दोनों एक जैसी शर्ट पहन के बैठे हुए थे, कुछ षड्यंत्र है, सब कुछ बोलेंगे। लेकिन मैं गुजरात के साथियों से कहना चाहता हूँ कि ये मौका है आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाने का। ये मौका है अपने बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल बनवाने का, बिना पेपर फूटे नौकरियाँ करवाने का। तो मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस बार 5 साल के लिए मौका दें केजरीवाल जी को। 5 साल में अगर ये सब चीज़ें ना हो जितना गारंटी दी है केजरीवाल जी ने, दोबारा मौका मांगने नहीं आएंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में होगी कांग्रेस की कमान, अध्यक्ष चुनाव में शशि थरूर को हराया। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग पर बोले केरल के राज्यपाल, कहा हत्या से बड़ा अपराध कोई हो ही नहीं सकता। भाजपा ने घोषित किए 62 दावेदारों की पहली सूची, कांग्रेस ने 19 मौजूदा विधायक फिर से मैदान में उतारे। भाजपा सांसद ने किया ऐलान, मुलायम सिंह की याद में सभागार बनाने की योजना बना रही है सरकार। केजरीवाल ने कहा दिल्ली ने न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया को पछाड़ा, सोशल मीडिया पर दिल्ली वालों ने ही कर दी खिंचाई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास नए सैन्य हवाई अड्डे का आधारशिला रखा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आईईडी बरामद, निष्क्रिय किया गया। गुजरात में लगी सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी, पीएम मोदी ने कहा भारत भविष्य के अवसरों को आकार दे रहा। कश्मीर में मारे गए कन्नौज के मजदूरों के परिजनों को मिलेगी आर्थिक सहायता, योगी सरकार ने 5-5 लाख रुपए देने का निर्देश दिया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम